नमस्कार दर्शकों, यूरोलॉजी सप्ताह में आपका स्वागत है। इस अभियान में हम लोग प्रोस्टेट कैंसर से होने वाली बीमारी के बारे में जानेंगे और इससे कैसे मदद मिल सकती है हम जानेंगे। इस अभियान से हम प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं और उन्हें बाहर निकलने में मदद करना चाहते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए हमारे साथ आए हैं प्राकृत डॉक्टर डॉक्टर अमित गादा। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं पूछना चाहूँगा प्रोस्टेट क्या है और कहाँ होता है? सो प्रोस्टेट हर पुरुष में होता है। प्रोस्टेट एक अखरोट के साइज़ की एक ग्लैंड है, जो हम ग्रंथि बोलते हैं, जो पेशाब की थैली के नीचे के भाग में होती है। ये आपको बाहर से बॉडी में नहीं दिखती। ये प्रोस्टेट का काम यंग एज में, लेस देन 55 की उम्र की एज के कम में पेशेंट्स में सीमेन बनाने में मदद करती है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीमेन का बहुत बड़ा पार्ट है। सर, प्रोस्टेट कैंसर क्या है? सो प्रोस्टेट कैंसर एक कैंसरस गांठ, प्रोस्टेट में देखिए गांठ हो सकती है जो उम्र के साथ बढ़ने की वजह से हम BPH बोलते हैं, जो बिनाइन गांठ होती है जिसमें कैंसर की गांठ नहीं होती, और दूसरी गांठ होती है कैंसर वाली गांठ। तो ये कैंसर की जो गांठ है प्रोस्टेट में एज के साथ हो सकती है। जैसे दूसरे ऑर्गन्स में कैंसर होते हैं वैसे इसमें भी हम प्रोस्टेट में भी कैंसर की गांठ हो सकती है। सर, प्रोस्टेट कैंसर कितना कॉमन है, कितना आम है? सो आजकल प्रोस्टेट कैंसर की जो इंसिडेंस बोलेंगे कि मतलब हम पॉपुलेशन में, आबादी में कितने लोग प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है। हर साल ऑलमोस्ट 17 लाख पेशेंट्स पूरे दुनिया में, नए पेशेंट्स कैंसर से डायग्नोस होते हैं। और जब से ये PSA टेस्ट जैसी टेस्ट कॉमन होने लगी है, बहुत रेगुलरली होने लगी है, हम बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत जल्दी डायग्नोस कर रहे हैं। तो कंपेयर टू जो पहले 20 साल पहले जितने पेशेंट्स डायग्नोस होते थे, उसके कंपैरिजन में हमारे पास आज ज़्यादा पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोस हो रहे हैं। उसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो है ये हम रेगुलर PSA टेस्ट करना, और दूसरा है आज हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है जो ज़्यादा लंबा जीते हैं। पहले इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60s में थी, आज हमारी 75 तक पहुंच गई है। प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटी उन पेशेंट्स में ज़्यादा है जो ज़्यादा जी रहे। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे कैंसर होने के चांसेस प्रोस्टेट में बढ़ जाते हैं। ओके। तो सर, कुछ स्पेसिफिक पुरुषों में ये प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है? तो कुछ जेनेटिक प्रोफाइल्स है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स, अमेरिका में बहुत सारे ब्लैक स्किन वाले जो पेशेंट्स अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स बोलते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, या ज़्यादा डायग्नोस हुए हैं। अगर फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, फैमिली में एज इन मैं अपने फादर की बात करूँगा, अपने बड़े भाई की बात करूँगा, अगर उनको कभी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो मेरी फैमिली में मुझे प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कंपेयर टू दूसरे पेशेंट्स मेरे को ज़्यादा है रिस्क। तो सर, प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या है? देखिए, मेजॉरिटी प्रोस्टेट कैंसर कोई सिम्टम्स नहीं देते, इसलिए 20 साल पहले जब भी PSA टेस्ट वगैरह रेगुलरली नहीं होती थी, हमारे पास पेशेंट्स बहुत लेट आते थे जब भी उनकी बीमारी फैल चुकी है। तो जैसे उनको फैलने के बाद कमर में दर्द होना, पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना, ये सब साइंस है जो प्रोस्टेट कैंसर बाहर फैल चुका है। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स को कोई सिम्टम होते नहीं है, कोई तकलीफ होती नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हाँ, मुझे पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब की धार अच्छी नहीं आ रही है, या रात को मुझे 2 बार ज़्यादा उठना पड़ रहा है, या कभी कभी पब्लिक वॉशरूम में मेरे बाद लोग आते हैं और मेरे पहले निकल जाते हैं, बट मैं वहीं पे खड़ा हूँ, अभी भी यूरिन कर ही रहा हूँ। तो ये पेशेंट्स को अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलकर ये डिटरमाइन करना है कि ये जो प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम हो रहा है यूरिन का, ये प्रोस्टेट में सादी गांठ की वजह से है या कोई कैंसर की गांठ की वजह से है। तो सर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड नहीं है बट उसके लक्षण सेम है प्रोस्टेट कैंसर जैसे? जैसे मैंने बताया, नॉर्मल प्रोस्टेट की गांठ उम्र के साथ जो बढ़ना, प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ना, ये सेम सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर में भी हो सकते हैं। और अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जो यूजली यूरिन में से आते हैं, तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स और भी आ जाते जल्दी। सर, अगर प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण नहीं हो तो आप पता कैसे लगाते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है? सो एक तो मैंने बताया, या ज़्यादा सतर्क रहना। जैसे आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हो, अगर मुझे जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो यूरिन की फ़्लो है वो अच्छी है, लेकिन कोई अगर मुझे बताए कि ये अच्छी नहीं है, दूसरी मतलब नॉर्मल कुछ और होती है, तो ये चीज़ एक तो खुद को पता रहना है कि नॉर्मल क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ रहा तो फिर आपको यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लीजिए।
आप जब भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आप यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, जैसे रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह किया जिसमें पीएसए थोड़ा बड़ा हुआ है, तो आप यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लीजिए। जब पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट्स बोले कि हमारे पास कोई सिम्टम्स है, हमें कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं तब उनको पता चलता है कि एक्चुअली हाँ, हमें ये भी प्रॉब्लम है, हमें यूरिन की धार अच्छी नहीं आती, कभी कभी हम बाथरूम नहीं पहुंच सकते, एक दो बूंद गिर जाती है। रात को जो हमें लगता था कि एक दो बार उठना नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। आई एम गेटिंग अप मोर फ्रिक्वेंटली। तभी हम उनकी एग्जामिनेशंस करते हैं, मतलब उनकी संडास की आंतड़ी में उंगली डाल के हम प्रोस्टेट की एग्जामिन करते हैं, जिसको हम डीआरई बोलते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि नॉर्मल प्रोस्टेट कैसा फील होता है हमें पता है, बट जब भी कैंसर होता है उसमें तो उसकी जो फील होती है स्किन के ऊपर, हमारा उंगली के ऊपर, वो चेंज हो जाती है। तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर का रिस्क है, भले उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। बट इसलिए आपको यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना ज़रूरी है। आप खुद अज्यूम ना करें और आप यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेकर वो आप इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएंगे क्या करना है उसमें। तो सर मैंने सुना अभी आपने मेरे प्रश्नों में 3 से 4 बार पीएसए टेस्ट का जिक्र किया, तो सर ये पीएसए टेस्ट क्या है? सो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसको पीएसए बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रोस्टेट के सेल्स, प्रोस्टेट के जो कण होते हैं वो बनाते हैं, ये केमिकल। इसे हम ब्लड में एक पर्टिकुलर लेवल तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इतना होना नॉर्मल है। कुछ सिचुएशन में वो बढ़ने लगते हैं, जैसे एज के साथ प्रोस्टेट की साइज बढ़ेगी, पीएसए बढ़ सकता है नॉर्मल। अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, पीएसए बढ़ सकता है, अगेन एक्सपेक्टेड, क्योंकि नॉर्मल पीएसए के, नॉर्मल प्रोस्टेट के सेल्स के यूरिन ये पीएसए का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जब भी कैंसर हो तभी भी पीएसए बढ़ता है। सो पीएसए ऐसी एक ब्लड टेस्ट है जो हमें आइडिया दे सकती है कि इनमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, बट वो कंफर्म नहीं बताती, हमें सिर्फ डाउट ज़्यादा डाल देती है उसमें। तो सर जैसे कि अगर पहले इनिशियल स्टेज पे, प्राथमिक स्टेज पे अगर पता चल गया कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण मौजूद है, तो फिर क्या होता है, आगे आप क्या करते हैं? सो जैसे मैंने बताया, हम पीएसए टेस्ट करेंगे, हम डीआरई करेंगे, जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है वो करेंगे। अगर ये दोनों टेस्ट हमें कंफर्म बताती है कि इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कैंसर की, तो हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में हम प्रोस्टेट की कुछ पार्ट निकालते हैं और हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उनमें कैंसर है क्या है, तो कौन सा स्टेज है, ये भी बायोप्सी बता देता है। अगर बायोप्सी ने कंफर्म बता दिया कि हाँ कैंसर है, तो ये सिर्फ प्रोस्टेट तक ही सीमित है या स्प्रेड हुआ है। अगर प्रोस्टेट तक सीमित है तो हमें एमआरआई पर पता चल जाता है कि ये प्रोस्टेट तक ही सीमित है। अगर स्प्रेड हुआ है तो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है, उसके लिए हम पेट स्कैन कराते हैं। तो ये हम आगे टेस्ट करते हैं। सर सतर्क प्रतीक्षा यानी वेटफुल वॉचिंग क्या है? सो वेटफुल वॉचिंग कुछ पेशेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। समझो अगर बहुत यंग पेशेंट है जो सेक्सुअली एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है, और बहुत अर्ली स्टेज में हमें कैंसर पता चल गया उनमें, वर्सेस और एक दूसरा टाइप का पेशेंट्स होंगे जो बहुत ओल्ड है, जिनमें कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में है और उनको बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हार्ट का है, लंग्स का है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। अब इन दोनों क्लास ऑफ पेशेंट्स में अगर हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, हमारी ट्रीटमेंट के फ़ायदे नहीं दिखेंगे, नुकसान ज़्यादा दिखेंगे। उन पेशेंट्स में हम लोग वॉचफुल वेटिंग करेंगे। वॉचफुल वेटिंग ये ऐसा काम है जो हम कैंसर का हाथ नहीं छोड़ने वाले, हम पेशेंट का हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनको हमारी निगरानी में रखेंगे, उनको रेगुलर टेस्ट करवाएंगे, पीएसए करवाएंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करवाते रहेंगे। हम बीमारी को उसका मुंह दिखाने के लिए राह देखेंगे। जब भी वो बीमारी अपना प्रॉब्लम्स, मतलब अपने सिम्टम्स दिखाना चालू करेगी, तभी हम उनको ट्रीट करेंगे। इन पेशेंट्स को एक्चुअली कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई और चीज़ की जब भी पीएसए कराया तब पता चला कि उनको कैंसर है। अभी उनको अगर मैं ट्रीट करूँ तो मैं उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा दूंगा, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर ऐसे भी बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। अगर मैं उसको ना भी कुछ करूँ तो अगले 8-10 साल तक भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो बीमारी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जब भी होगी तभी हम देखेंगे। इसे हम वॉचफुल वेटिंग बोलते हैं। ओके सर, प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए आप कैसी सर्जरी का उपयोग करते हैं? सो अगेन इसमें भी दो प्रकार की टाइप्स की प्रोसीजर्स हैं। एक है जिनमें प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट तक ही सीमित है, वो बाहर नहीं स्प्रेड हुआ है और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, इस 60-65 एज में अगले 20 साल भी अच्छे से रहेंगे वो। मैं उनमें हमेशा एडवाइस करूँगा कि पूरा प्रोस्टेट निकाल देना है। इसको हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी बोलते हैं। पूरा प्रोस्टेट निकालने से बीमारी को हम मेन सोर्स से ही निकाल देते हैं।
आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। हाँ, कुछ टाइम के लिए यूरिन लीक होना वगैरह वगैरह वो सब होता है, बट देन वो टेम्पररी है। इसको हम ओपन मतलब ओपन कट करके कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं और रोबोट से भी कर सकते हैं। तो ये एक सर्जरी है। दूसरी पेशेंट्स है जिनको प्रोस्टेट कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, बट उनको यूरिन पास करने में भी दिक्कत है। उनको हम एंडोस्कोपी करके पेशाब के रास्ते में जो प्रोस्टेट बीच में आ रहा है उसको हम रास्ता खोल देंगे, जिससे उनकी यूरिन की धार भी अच्छी रहेगी। बट हमने उसमें पूरा प्रोस्टेट नहीं निकाला है, हमने वही निकाला है जो पेशाब को रास्ते में फ्लो में गड़बड़ दे रहा है। सर प्रोस्टेट कैंसर के लिए वी किरण यूवी किरण का उपयोग कैसे किया जाता है? सो रेडिएशन थेरेपी आप जो बता रहे हैं, हम इसमें रेडिकल रेडियोथेरेपी बोलते हैं और पैलिएटिव रेडियोथेरेपी बोलते हैं। रेडिकल रेडियोथेरेपी हम जब ये रेडिएशन देते हैं, हमारा इंटेंशन है उनको प्रोस्टेट कैंसर पूरा ही चला देना, पूरा ही निकाल देना। अभी रेडिकल रेडियोथेरेपी इज विद द क्यूरेटिव इंटेंट। इंटेंशन हमारा ये है कि इनको प्रोस्टेट कैंसर क्योर करवाना है। और देर इज समथिंग कॉल्ड एज पैलिएटिव रेडिएशन, जिसमें मुझे पता है कि मैं इनको क्योर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रोस्टेट खुद वहाँ पर रहकर दूसरे प्रॉब्लम्स दे रहा है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना दे तो हम उनको पैलिएटिव रेडिएशन देते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स को प्रोस्टेट ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ब्लीडिंग होती है प्रोस्टेट में से, पेशाब में ब्लड आते रहता है, रेडिएशन देके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को स्पाइन में स्प्रेड हो चुका है और वहाँ पे स्पाइन में एक नस को दबा रहा है, जिसकी वजह से लोअर बॉडी पैरालिसिस या पैरों में नमनेस वगैरह होती है। तो वो सिर्फ उतने स्पाइन को रेडिएशन देकर हम प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स को हम अलिविएट कर सकते हैं। उसको हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी बोलते हैं। और इन सब में एक और थेरेपी है हार्मोनल थेरेपी, जी। उसका उपयोग कैसे किया था? सो ये चीज़ आपने समझनी ज़रूरी है कि प्रोस्टेट कैंसर के जो सेल्स है उनको टेस्टोस्टेरोन करके जो मेल हार्मोन है उसकी ज़रूरत है। तो अगर मैं वो टेस्टोस्टेरोन ही बंद कर दूँ कैंसर सेल्स के लिए, तो मैं उनको उनकी आबादी कम कर सकता हूँ, उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हमारी पूरी ट्रीटमेंट थेरेपी ये हार्मोनल थेरेपी के ऊपर बेस्ड है। हमारे सब ट्रीटमेंट्स हार्मोनल थेरेपी के ऊपर बेस्ड है। सो हार्मोनल थेरेपी में हम बॉडी की टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम करना चाहते हैं। तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनते कहाँ पे? टेस्टीज में, दोनों गोटियाँ में। और थोड़ा टेस्टोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है उसमें बनती है। तो या हम उसको टैबलेट देकर, इंजेक्शन देकर बंद कर सकते हैं, या फिर हम गोटियाँ निकाल कर टेस्टोस्टेरोन बंद कर सकते हैं। तो जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर की जो गति है बढ़ने की, उसको हम कम करके मे बी रिवर्स भी कर दें। तो ये हार्मोनल थेरेपी का बेसिस है। सर आपको इतनी सारी थेरेपी, इतने सारे टेस्ट बताए, इन सब का कोई दुष्प्रभाव, कोई जो है साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही, तो उसके बारे में बताइए। सो हम पहले चालू करेंगे सर्जरी से। जैसे मैंने पूरा प्रोस्टेट निकाल दिया, यस आपने कैंसर तो निकाल दिया, लेकिन उन पेशेंट्स को यूरिन में लीक होना, यूरिन रोक ना पाना, डायपर पहनना, कभी कभार पेशाब में खून दिखना, ये कॉमन है, बट ये टेम्परेरी है। ये 3 से 6 महीने मैक्सिमम तक पेशेंट से ट्राई हो जाते हैं, डायपर वगैरह आप यूरिन कंट्रोल कर पाते, सब कुछ होता है। बट अगेन लार्जर पिक्चर इस के मैंने आपका कैंसर निकाल दिया, ये जो प्रॉब्लम है आपके टेम्परेरी है। फिर मैंने बात करी एंडोस्कोपी के बारे में। एंडोस्कोपी में भी यूरिन में इन्फेक्शन, यूरिन में ब्लड आना बहुत कॉमन है, और वो भी टेम्परेरी, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी से हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। कोई भी आप सर्जिकली आप गोटी निकाल दीजिए या मेडिकली टैबलेट लीजिए या इंजेक्शन लीजिए, अगर आपकी पहले से हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो मैं आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देने के पहले आपका कार्डियक फिटनेस कार्डियोलॉजिस्ट को मिलकर उनसे फिटनेस लेना चाहूँगा। आपकी हर 6 महीने पे आपकी और कार्डियक टेस्ट होते रहेगी, कंफर्म करने के लिए कि आपको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो साइड इफ़ेक्ट्स उसके ये है, मैं आपका टेस्टोस्टेरोन कम कर रहा हूँ, जो आपके मर्दानगी के जो हार्मोन्स है वो कम कर रहा हूँ, मतलब आपके दूसरे हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, जैसे फीमेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो छाती की साइज़ बढ़ना, बाल कम होना, मसल मास कम होना, बोन्स कमज़ोर होना, ये सब हार्मोनल थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स है लॉन्ग टर्म में। और रही बात रेडिएशन की, तो हाँ, यूरिन में खून दिखना, म्यूकस बोलते हैं हम, चिकट चिकट गिरना, संडास में भी जलन होना, संडास में पेन होना, ये सब भी पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भुगतने पड़ते हैं। सर क्या कोई पुरुष प्रोस्टेट कैंसर से बच सकता है? सो बचना तो बहुत डिफ़िकल्ट बोलने की बात है, बच सकता है कि नहीं बच सकता, बट डायग्नोस करना ज़रूरी है। अगर हम जल्दी डायग्नोस कर ले तो हम क्योर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्योर करना इजी हो जाता है जल्दी डायग्नोस करेंगे तो। 20 साल पहले मेजॉरिटी प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स स्टेज 3 स्टेज 4 में डायग्नोस होते थे, जिनमें क्योर वॉज नॉट पॉसिबल। हम उनको उनके सिम्टम्स से ही बचाने की कोशिश कर रहे थे,
बट पेशेंट्स की डेथ इनवेरिएबली कैंसर की वजह से होती थी। बट आज हमारी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ में, वो ब्लड टेस्ट्स में, MRI, CT स्कैन, रोबोटिक सर्जरीज आने से हार्मोनल ट्रीटमेंट इतनी अच्छी हो चुकी है आज कि हम आज क्योर की बात करते हैं अगर हमने जल्दी डायग्नोस करा तो ये चीज़ के बारे में, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अलर्ट रहना, उसकी पॉसिबिलिटी समझना और जल्दी मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी है। तो आप, ये जो क्वेश्चन है आपका कि ये प्रोस्टेट कैंसर से अगर कोई पुरुष बच सकता है अगर आप जल्दी डायग्नोस करेंगे, यस, आप जल्दी बच लेंगे, यस। तो सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं जो माइट भी प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हो? सो प्रोस्टेट कैंसर से डरना नहीं है, इसके बारे में अलर्ट रहना, आपकी लाइफस्टाइल सुधारना, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आपकी वेट को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स है जिससे प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवा रहे तो आप मेक श्योर कि 40 इयर्स 45 इयर्स के बाद आप बीच बीच में एवरी 2-3 इयर्स में एक PSA टेस्ट कराते रहे। अगर आपकी फैमिली में कोई एल्डरली पेशेंट्स है, जैसे आपके फादर हो या आपके ग्रैंडफादर हो, तो उनकी भी एक बार PSA टेस्ट करा लीजिए, जस्ट टू नो कि उनकी कोई सिचुएशन ऐसी है क्या। बस और स्पेसिफिक और कुछ है नहीं, आपने बेसिकली इस चीज़ से डरना नहीं है, बट ज़्यादा हेल्प मांगे, हेल्प पूछिए तो आपको इसके आराम से जवाब मिल जाएंगे। शुक्रिया इस अभियान से हमारा जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।